बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FPIC बोर्ड एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन 2024 और इसमें हम 2013 का फर्स्ट पेपर कर रहे थे और 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन से। साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में क्या हिंट है जिससे आप जो है वो इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई इस तरह से हिंट होती है तो जिससे आप जो है वो इजीली आंसर कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि हम किस तरह से फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जो आपको मैं नोट करवाती जाऊँगी वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल आपने इसमें डेफिनेशन लिखनी है। The number of molecules of reactants participating in rate determining step। तो स्टूडेंट्स, अगर एक रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म, तो अगर उसमें कोई ना कोई एक स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दिस इज़ द स्लो स्टेप, ठीक है, सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है और फर्स्ट स्टेप भी फॉर एग्जांपल बहुत जल्दी हो जाता है, 1 सेकेंड में हो जाता है, ये भी 1 सेकेंड में हो जाता है, ये भी 1 सेकेंड में, और अगर ये होता है 5 मिनट्स में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पूरा ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है 5 मिनट में ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसने डिटरमिन किया है, बेसिकली स्लो स्टेप ने डिटरमिन किया है। ठीक है, बाकी क्योंकि जो फास्ट स्टेप हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करते, तो इसलिए स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन। मींस कि आपके पास अगर एक रिएक्शन है A + B गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसकी स्मॉल a और स्मॉल b इसके कोएफिशिएंट्स हैं जो कि नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं। तो आप इसकी रेट इक्वेशन जब लिखेंगे तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, अब ये देखिए ये एक्सपोनेंट्स जो हैं वो x और y हैं, उसको हमने स्मॉल a और स्मॉल b से शो नहीं किया क्योंकि ये हमने जो है एक्सपोनेंट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए, इक्वेशन को देख के नहीं लिखे। ठीक है, दैट्स वाई जो रेट इक्वेशन के ऊपर एक्सपोनेंट्स होंगे उनको आप प्लस करें तो भी आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन थी। आप इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू x + y, x एंड y आर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये इक्वेशन से हम नहीं लिखते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। अ स्टडी ऑफ काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन A + B गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट गेव द फॉलोइंग डाटा। तो ये हमारे पास कुछ डाटा आ गया है 3 एक्सपेरिमेंट्स का और इससे आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको तकरीबन डाटा चेंज करके, जो आपकी बुक्स में होते हैं ना डाटा या रिएक्शंस, उससे हटा के डाटा चेंज करके दिया जाता है ताकि ये SLO बेस्ड एग्जाम्स में यही चीज़ चेक करनी होती है कि क्या स्टूडेंट को अगर डाटा चेंज करके दिया जाए तो वो कर लेगा या नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो आपने अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। अब और फिर हम आपको एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में कोई भी डाटा दे दें तो आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने कंसंट्रेशन A की ये ले लिया 1 ले लिया और B की 0.15, तो हमने इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि A की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया और B की उतनी ही ली जितनी पहले एक्सपेरिमेंट में ली थी। ठीक है, तो अब हमने देखेंगे कि हमने जब कंसंट्रेशन ऑफ A को बढ़ाया तो क्या उसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज किया है या नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हम थर्ड एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं और उसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ A को बिल्कुल पहले एक्सपेरिमेंट की तरह रखा और कंसंट्रेशन ऑफ B को जो है वो चेंज किया, तो उससे फिर हमने नोट किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब इससे हमें पता चलेगा कि A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, A रिएक्टेंट का, और B रिएक्टेंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब A की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ता है और B को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये मकसद होता है। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करने का एक पूरा मेथड है, तो 1 बाय 1 हम इसको करते हैं। पहले हम ये चीज़ नोट कर लें कि पहले हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 पे काम करेंगे। ठीक है, इसमें हमने B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख लिया है, A की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और रेट ऑफ रिएक्शन भी
चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उनकी हमने आपस में रेशियोज फाइंड आउट करनी है। वो कैसे लिखेंगे? इन एक्सपेरिमेंट्स 1 and 2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, और बी तो कांस्टेंट है लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ ए की रेशियो ले लेंगे इनिशियल और फाइनल के दरमियान में। पहली जो है वो 1 थी और फाइनल जो है वो 2 कंसंट्रेशन थी। और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान में अगर हम लें इनिशियल और फाइनल के दरमियान में रेशियो, तो अब आपने क्या करना है कि इसको भी सिंपल करने के लिए हम क्या करें, इनिशियल से दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इनिशियल वाली जो वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो इनिशियल आपस में जो है वो इस तरीके से कट ऑफ हो जाएगा, और फाइनल में जो है वो आपके पास जो है वो 2 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स के जिस रेशो से आपने कंसंट्रेशन को चेंज किया है उसी रेशो से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कंसंट्रेशन जो है 1 से 10 टाइम्स इंक्रीज करते और रेट ऑफ रिएक्शन भी 1 से 10 टाइम इंक्रीज होता, तो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ही होना था, ठीक है। जब ये कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन की रेशियो सेम होंगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 हुआ करेगा, ठीक है। तो अब आपको इसको किस तरह से लिखना है? दिस शोज दैट एज द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो गेट्स डबल्ड, सो द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। और अब आप इसको लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और उसके ऊपर आपने 1 डाल दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से अब आपने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो 1 और 3 पे काम करना है, ठीक है। इसमें देखें 1 और 3 में क्या हो रहा है, 1 और 3 में कंसंट्रेशन ऑफ ए केप्ट कांस्टेंट है, ठीक है। ए की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन बी जो है वो 0.15 से 0.20 इंक्रीज हो रहा है, और रेट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो इनकी भी हमने इसी तरह से रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो अब आप इसको लिखेंगे इन एक्सपेरिमेंट्स 1 and 3 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ बी इनिशियल और फाइनल के दरम्यान में क्या रेशियो है? 0.15 और 0.20। तो अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इनिशियल से ही दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ठीक है। और एक तरफ इनिशियल में आपके पास 1 आ जाएगा और फाइनल में 1.33 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान में इनिशियल और फाइनल का आप रेशियोज लेंगे, इनिशियल से दोनों तरफ को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये जो है आपके पास आंसर आ जाएगा 1 और 1.33। अब देखिए ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है, यानी जिस रेशो से आपने कंसंट्रेशन चेंज की उसी रेशो से आपका जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी ऑल्सो, ठीक है, रिएक्टेंट बी। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? दिस शोज दैट एज द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड 1.33 टाइम्स, यानी 1 से लेकर 1.33 टाइम्स उसको हमने जब बढ़ाया, the rate of reaction also increased 1.33 times, so the reaction is first order with respect to reactant B। तो अब आपने इसको भी इस तरह से लिखना है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और उसकी पावर 1 लिखनी है, फिर A और B दोनों को एक साथ करके लिखना है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और K लगाएंगे, ठीक है। और अब आपने ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है 1 + 1, ठीक है, दैट इज 2। दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का डाटा दिया जाता है, आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बेसिकली जब हम सॉल्ट को जो है वो वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर की ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और वो इन सॉल्ट के कैटाइंस और एनाइंस के साथ, जो भी हमारे पास कैटाइंस होते हैं, ठीक है, और एनाइंस होते हैं, उनके साथ जो है वो रिएक्शन शो करता है, तो उसको हम कहते हैं ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो अब हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस ऑफ सॉल्ट्स विद वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखें कितना इजी है। अब आपने एक सॉल्ट लेना है, ठीक है। सॉल्ट में बेसिकली आपके पास एक कैटाइन होता है जिसको इन्होंने यानी मेटल के साथ शो किया है प्लस साइन के साथ, और एक एनाइन यानी हेलोजेंस होते हैं, तो सॉल्ट्स बनता है, ठीक है, मेटल्स विद हेलोजेंस। तो उनको उन कैटाइंस और एनाइंस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली देखें, अब मेटल पॉजिटिव थी, वो नेगेटिव हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करेगी, MOH बना देगी, और जो है वो H पॉजिटिव साथ आ जाएगा। और ये NI नेगेटिव है, ये पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, HX बनाएगा, और साथ जो है वो OH जो है साथ इसके साथ रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट क्या है? व्हाई इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड
इज़ न्यूट्रल एंड दैट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज़ एसिडिक। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन आपको आना चाहिए, शॉर्ट में भी आ सकता है और इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। आपको कोई सॉल्ट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये इसमें से कौन, ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या क्या है, ठीक है। जैसे 4 या एम्फोटेरिक है, कुछ भी 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको चेक करना आना चाहिए कि सॉल्ट हमें पता कैसे चलेगा कि ये एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, ठीक है, या न्यूट्रल है। तो अब यहाँ पर तो उन्होंने आपको बता दिया है कि NaCl न्यूट्रल एक्ट करता है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक एक्ट करता है, लेकिन आप रीज़न बताएं कैसे। तो अब आप इसको देखें, इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, अब इसमें आपके पास एक Na है और एक सोडियम आइन है और एक क्लोराइड आइन है। तो अब ये आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है। सोडियम आइन इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस से आता है क्योंकि आपको पता है सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस के मिलने से बनता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस से हमारे पास जो है वो सोडियम आइन आ रहा है, सो इट इज़ अ वीक कॉन्जुगेट एसिड। अब ये चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का आगे वीक बनता है, वीक कॉन्जुगेट, और एसिड है तो वो बेस बन जाएगा, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट होता है, वीक कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होगी। ये बात आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब देखें यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस था, तो अब आपको पता चल गया कि किसने किस में कन्वर्ट होना है, स्ट्रॉन्ग की जगह ये वीक कॉन्जुगेट, और बेस था तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब भी कोई वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा या वीक कॉन्जुगेट बेस होगी, उसने वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करना। हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड्स और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसेस ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, स्ट्रॉन्ग बेस से जो है वो हमारे पास वीक कॉन्जुगेट एसिड आया है, और वीक कॉन्जुगेट एसिड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इसका मतलब है कि इसने रिएक्शन शो नहीं किया। क्लोराइड आइन ने क्या किया, क्लोराइड आइन इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ था, और स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या चीज़ बनी, वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और उससे बनने वाला ये क्लोराइड आइन क्या था, वीक कॉन्जुगेट बेस था। तो अब वीक तो हमें पता है, वीक कॉन्जुगेट एसिड भी रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, वीक कॉन्जुगेट बेस भी रिएक्ट नहीं करती, तो इसने भी आगे फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि वाटर के अंदर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इनको सराउंड किया हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल टूट भी नहीं रहा और वो इनके साथ रिएक्शन भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। सिंपल उन्होंने इनको कैटाइंस और एनाइन को सराउंड किया जब हमने नमक को पानी में डाला है, ठीक है। तो इन दोनों ने रिएक्शन शो नहीं किया। सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज न्यूट्रल विद pH 7। तो ये इसने कोई रिएक्शन शो नहीं किया और ये हमारे पास इसका NaCl का जो सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, वो न्यूट्रल है। अब देखें अमोनियम क्लोराइड का, तो अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम किधर से आ रहा है और क्लोराइड किधर से आ रहा है। अमोनियम तो जो है वो बेस से आएगा, ठीक है, और वीक बेस से, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, HCl से, ठीक है। तो अब देखिए इसको बारी बारी हम लिखते हैं। अमोनियम आइन इज डिराइव्ड फ्रॉम वीक बेस, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होती है, ठीक है, उससे अमोनियम आइन आया, ठीक है। ये वीक बेस थी तो उससे बनने वाला स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। यानी अमोनियम आइन बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड ने तो रिएक्ट करना है, ठीक है। सो इट विल रिएक्ट विद द वाटर, और इसका आपने रिएक्शन लिखना है कि अमोनियम आइन जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ जो है वो H पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यानी सिस्टम में अमोनियम आइन की वजह से हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख लें क्लोराइड आइन। क्लोराइड आइन तो बिल्कुल पिछले वाली की तरह ही है। क्लोराइड आइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट इज़ अ वीक कॉन्जुगेट बेस एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब यानी क्लोराइड आइन बेसिकली वीक कॉन्जुगेट बेस है और वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। अमोनियम आइन ने रिएक्ट कर लिया और सिस्टम में हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस कर दिए, इसका मतलब है कि एसिड प्रोड्यूस हो चुका है, सोल्यूशन एसिडिक हो चुका है, ठीक है। हाइड्रोजन आइंस की वजह से सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है और हाइड्रोक्सिल आइंस की वजह से सोल्यूशन बेसिक हो जाता है। तो अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे, सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोजन आइंस विद pH लेस देन 7। तो ये कितना इजी है, आपने सिंपल जो भी सॉल्ट दिया जाए उसका आपने कैटाइन ले लेना है और उसका एनाइन ले लेना है, ठीक है, और उसका बता देना है कि ये किस सोर्स से आया है। अगर वीक बेस से आया है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा और वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग सोर्स से आया है
जैसे कि ये, तो वो बनने वाला जो है वो वीक होगा और फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आप बता सकते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, बैलेंस द रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो हमारे पास हैं इक्वेशन बैलेंसिंग के क्वेश्चन आपकी जो बुक में है ना चैप्टर 12 में, तो वो सारे के सारे अपलोड हैं चैनल पे। ठीक है, अगर आपने मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप उनको कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो क्वेश्चन हो रहा है तो उसको हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है और एसिडिक मीडियम में सॉल्व करना है, डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होगी क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको देख लें। आपने पहला स्टेप क्या है, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लें कि इसमें से आपको पता कैसे चलेगा कौन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, कौन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो आपको इनके ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगानी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे CrO7-2 यानी Cr2O7 और एज अ होल इनके ऊपर -2 है। ठीक है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 साइन होता है। ठीक है, 7 के ऊपर कितना हो जाएगा -14, और यहाँ पर क्या आना चाहिए कि एज अ होल -14 और उसका आंसर जो है वो -2 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर +12। ठीक है, क्योंकि -14 और +12 का आंसर जो है वो -2 होता है। ठीक है, एज अ होल आपके पास Cr2O7 के ऊपर -2 चार्ज है। तो अगर क्रोमियम 2 क्रोमियम्स के ऊपर +2 चार्ज है तो इसका मतलब है कि एक क्रोमियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, +6। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर एक क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज है और वो +3 में जा रहा है। ठीक है, यानी +6 से +3 में जा रहा है, तो इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ऐड हुए हैं। ठीक है, तो जब ऐड हुए हैं तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो रही है यहाँ पर। तो आपको पता चल गया कि जब हम इक्वेशन को 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये रिडक्शन वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे क्लोराइड आयन है। ठीक है, माइनस, तो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ठीक है, क्लोराइड आयन ने, और लेकिन यहाँ पे Cl2 जब आपके पास है तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अपनी फ्री स्टेट में होती है तो वो आपके पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल O2 है, ये 0 होगा, H2 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अब फ्री स्टेट में है, ये अगर कोई मेटल है तो वो फ्री स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ठीक है, तो यानी उसने किसी और के साथ बॉन्ड ना बनाया हो, अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हो। ठीक है, तो अब क्या है कि -1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 0 हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे आपने करना नहीं है, मतलब वो जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में होता है कि आपने पूरे के पूरे प्रॉपरली यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करनी है, लेकिन आप अभी रफ वर्क में खुद ही करके देख लें, आपको पता चल गया कि ये रिडक्शन वाला पार्ट है और ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। तो अब आपने स्टार्ट करना है काम। ठीक है, तो सबसे पहले स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखें हमने क्रोमियम वाला पार्ट लिख दिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमने क्लोराइड आयन वाला पार्ट लिख दिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सेकंड स्टेप इसका क्या है, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज। अब मास पहले बैलेंस करना है आपने, नंबर ऑफ एटम्स पहले बैलेंस करने हैं और बाद में चार्ज बैलेंस करना है। ऐसे नहीं करना कि पहले चार्ज बैलेंस कर दें। ठीक है, अब हम पहली रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं और उसका हम जो है वो बैलेंस करते हैं मैस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने इसका मैस बैलेंस करना है। ठीक है, मैस में देखें दोनों तरफ क्रोमियम तो सेम ही है, सेम नहीं है, बल्कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 क्रोमियम है, राइट साइड पे जो है वो 1 क्रोमियम है। ठीक है, तो इसको आप पहले बैलेंस कर लेंगे, क्रोमियम को यहाँ पर आप 2 लगा देंगे। ठीक है, क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब आपने ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कोई है ही नहीं, तो जितने आपको ऑक्सीजन चाहिए उतने आपने वाटर डाल देने हैं। ठीक है, यानी 7 वाटर डाल दें आप, 7 वाटर से 7 ऑक्सीजन तो आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब साथ आपके पास ये जो हाइड्रोजन है ना ये इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये आप इसको आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, लेकिन लिखना किस फॉर्म में है, एसिड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आप ये बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में आप इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो आपने जितने आपके पास वहाँ पर हाइड्रोजन है 7 2 14, तो यहाँ पर आपने 14 हाइड्रोजन्स नहीं लिखने बल्कि 14 प्रोटॉन्स लिखने हैं। ठीक है,
14 प्रोटॉन्स आपने इसमें जो है वो लिख देने हैं, तो ये आपके पास मास बैलेंस हो गया। ठीक है, मास बैलेंस हो गया, क्रोमियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 7 हो गए और हाइड्रोजन भी दोनों तरफ जो है वो 14 हो गए हैं। अब आपने चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, ठीक है, अब हम चार्ज देख लेते हैं। चार्ज इधर देखें, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल है। लेकिन क्रोमियम के ऊपर जो है वो एक क्रोमियम के ऊपर +3 है, तो जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्रोमियम के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, +6। ठीक है, +6 जो है वो आपके पास प्रोडक्ट्स का चार्ज है। और रिएक्टेंट्स का चार्ज देख लें, रिएक्टेंट्स का चार्ज है जी +14, क्योंकि यह 14 और इसके ऊपर प्लस है। ठीक है, +14 चार्ज है और यहाँ पर 2 है, तो इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा +12। तो इट मीन्स कि आपके पास रिएक्टेंट्स में +12 चार्ज है और प्रोडक्ट्स में +6 है। तो अब आपने इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प लेनी है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प लेनी है और दोनों तरफ चार्ज बराबर करना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, तो इधर भी आपके पास कितने हो जाएंगे, +6 चार्ज आ जाएगा और इधर भी +6 चार्ज आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने ऐड किए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं कि यहाँ पर तो हमने इलेक्ट्रॉन माइनस किए थे, तो हमने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ये माइनस नहीं किए हमने, बेसिकली यहाँ पर हमने उसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये वाला जो चार्ज है 6 और ये माइनस, ठीक है, ये वाला चार्ज यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और बाकी हमने उनको रिएक्टेंट साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब इसी को आपने ये देखें, हमने ये इसको अलग से सॉल्व भी कर दिया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए हैं और ये आपको 14 प्रोटॉन्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमने बैलेंस करना था। ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, इसका मास और चार्ज बैलेंस करेंगे। मास बैलेंस करना है तो राइट साइड पे 2 है, तो लेफ्ट साइड पे 2 लगाएंगे तो ये मास बैलेंस हो जाएगा। और चार्ज बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस होगा, इस तरफ -2 चार्ज है, ठीक है, और इस तरफ 0 चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ऐड करें, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं और वो किस तरफ ऐड करने हैं, इस तरफ ऐड करने हैं। तो आपके पास चार्ज यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे आप। ठीक है, तो ये देखें दोनों जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस कर दिया है। लेकिन अब इनका ये है थर्ड स्टेप में कि हमने इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बराबर कर रहे हैं। एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तरफ 6 हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो वो हमारे पास दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 देख लें, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 2 हाफ रिएक्शंस। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 3। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी देखें वो तो हमने एज इट इज़ लिखी, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन थी उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। ठीक है, तो अब फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देना है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 3 है, इसको आप ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आपस में इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो चीज़ें हम लिख लेंगे। ठीक है, तो बाकी सारी की सारी चीज़ें हमने लिख ली और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड इज 7.6 × -2 ग्राम्स पर dm³ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो उसमें हम क्या करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स लेते हैं ना। ठीक है, यानी जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स लेते हैं। ठीक है, और उनके जो भी यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स मोल्स पर dm³ में होते हैं, तो ये हमारे पास ग्राम्स पर dm³ में दी हुई है। ठीक है, स्ट्रेंथ, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर हम जो है वो KSP कैलकुलेट करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है KSP। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ MgF2 फ्रॉम ग्राम पर dm³ से मोल्स पर dm³, यानी सिंपल आपने जो ग्राम्स है ना, ये जो ग्राम्स दिए हैं उनको मोल्स में कन्वर्ट कर दें। ये देखें लिखा हुआ है मास, मैग्नीशियम फ्लोराइड का मास ये है, इसका मोलर मास क्या है, मैग्नीशियम 24 होता है, फ्लोरीन 19 होता है, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 62 बन जाएगा और इसके मोल्स निकाल दें, मास ओवर मोलर मास, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00122 मोल्स। ठीक है, तो अब ये इसकी मोल्स पर dm³ हो गए हैं, तो ये मोलर कंसंट्रेशन टर्म बन गई है। ठीक है,
अब आपने इक्वेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर, यानी एक मैग्नीशियम फ्लोराइड जब डिकम्पोज होगा तो वो एक मैग्नीशियम आइन और 2 फ्लोराइड आइंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमने फिर बताना है कि अगर हमारे पास इतने मोल्स हैं, ठीक है, यानी ये 0.00122 को हमने जो है वो इधर से पॉइंट इधर ले गए हैं 1.22 10⁻³ ठीक है। तो अगर इतने मोल्स हैं तो इसके भी इतने ही मोल्स बनेंगे और इसके 2 मल्टीप्लाई बाय इतने मोल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास KSP का एक्सप्रेशन आ गया है और उसमें क्या होता है मैग्नीशियम और फ्लोराइडाइन और उसका स्क्वायर भी लिखना है आपने, ठीक है। तो वो स्क्वायर भी लिखा। तो अब आपने जो कंसंट्रेशंस डाली, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, जो कि आप नोट कर लें कि जब हमने कंसंट्रेशन थी उसके साथ भी ये वाला 2 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और जब यहाँ पर हमने इसका KSP एक्सप्रेशन लिखा है तो वहाँ पे भी हमने ये 2 लिखा है, ठीक है। यानी ये नहीं है कि हमने वहाँ पर 2 यूज़ कर लिया, उसको यूटिलाइज़ कर लिया तो अब हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे यूज़ हो रहा है। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7.38 10⁻⁹, ठीक है। सिंपल था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। बात ये थी कि इसको सिंपल ग्राम से मोल में कन्वर्ट करके और फिर काम करना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, और कब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो बहुत आसान है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और आप पॉइंट्स नोट कर लें और आप ज़रूर इसको अटैम्प्ट करें। एंथैल्पी क्या है, द एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम प्लस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। वही आप लिखें H = E + PV। तो अब क्या हमने बताएंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड, however change in enthalpy of a system can be measured। तो अब चेंज के लिए हम इसके साथ डेल्टा का वर्ड लगाएंगे, ठीक है। डेल्टा H = थर्मल एनर्जी, या इसको हम कहते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये तो सिंपल एंथैल्पी का जो है वो आंसर था, व्हाट इज एंथैल्पी। अब इसका सेकंड पार्ट है, अंडर व्हाट कंडीशंस एंथैल्पी इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब हमने इसका बताना है, सिंस देयर इज नो एप्रिशिएबल वॉल्यूम चेंज इन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जब हम गैशियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के साथ काम नहीं कर रहे बल्कि हम सॉलिड्स या लिक्विड्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो उसमें चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 हम अगर पुट कर रहे हैं, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम अगर हम 0 पुट कर लें तो इक्वेशन जो है वो इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास, डेल्टा H = डेल्टा E, ठीक है, प्लस P डेल्टा V। इसमें आप डेल्टा V 0 पुट कर दें तो आपके पास ये होल टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, और आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मींस कि अब आपने बता दिया कि जब हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के साथ काम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाता है, बिकॉज देयर इज नो एप्रिशिएबल वॉल्यूम चेंज इन दीज रिएक्शंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चन तक हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।